प्रजनन के प्रकार, प्रजनन जैसा कि हमने अभी बताया था कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में दो लिंगों का होना आवश्यक नहीं है। दो लिंगों के माध्यम से युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक नहीं है। इसमें एक ही लिंग की आवश्यकता होती है या एक ही लिंग के जीव के माध्यम से नई संतानों की उत्पत्ति की जा सकती है। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत खंडन के माध्यम से इस प्रजनन की विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। जैसे कि आप स्पाइरोगाइरा का चित्र देख रहे हैं। ये स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय जीव है जो छोटे छोटे टुकड़ों में यदि इसको काट दिया जाए या किसी प्रकार से इसका यह छत बिछत हो जाए और इसके टुकड़े हो जाएं, तो इसके जितने टुकड़े होंगे उन टुकड़ों से नए स्पाइरोगाइरा का जन्म हो जाएगा। अलैंगिक जनन के अंतर्गत विखंडन भी आता है। विखंडन को समझते हैं कि विखंडन क्या होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये तो आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसमें मानव जैसे या जंतुओं के जैसे बहुकोशिकीय जीवों के जैसे जटिल प्रजनन अंग नहीं पाए जाते। जैसे कि जीवाणुओं में और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन के द्वारा यह दो भागों में बंट जाते हैं, दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। इनकी कोशिकाएं दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जैसे कि आप अमीबा की संरचना जानते होंगे। अमीबा की संरचना, इसमें किसी भी तल से विभाजन हो सकता है। यदि इसका यह पार्ट और इस पार्ट को अलग अलग काट दिया जाए तो हर पार्ट से नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा और जितनी भी कोशिकाएं या जितने भी पार्ट इसके अलग होंगे उनसे नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो आपने समझा विखंडन, यह एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक होती है, अधिक संगठित होती है। जैसे कि आप कुछ उदाहरण और देख सकते हैं। कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जो कि द्विखंडन द्वारा निर्धारित तल से होता है, जिनमें यदि कोशिकाओं और उस जीव का विखंडन होता है तो उनसे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आपने देखा विखंडन और खंडन। स्पाइरोगाइरा में यदि स्पाइरोगाइरा को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया जाए या किसी प्रकार से छत बिछत हो जाए तो जितने स्पाइरोगाइरा के जनक स्पाइरोगाइरा के जितने खंड होंगे उनसे नए स्पाइरोगाइरा का जन्म हो जाएगा। अगला है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसके माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप प्लेनेरिया और हाइड्रा का चित्र देख रहे हैं। प्लेनेरिया का यह एक संपूर्ण जीव है, इसके 3 टुकड़े हो गए और आप देख रहे हैं कि यह पुनरुद्भवन की क्रिया के माध्यम से 3 नए प्लेनेरिया का जन्म हुआ। यह हाइड्रा का डायग्राम आप देख रहे हैं। हाइड्रा भी 3 भागों में डिवाइड हो गया और तीनों भागों से नए हाइड्रा का निर्माण हुआ। पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन में जहाँ से या जिस जीव की कोशिकाएं खंडित होती हैं उन कोशिकाओं का पुनः से निर्माण बहुत तेजी से होता है, और जब उन कोशिकाओं का निर्माण बहुत तेजी से होता है तो वह पुनः नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं। यह पुनरुद्भवन की क्रिया
आप हर जीव में नहीं देख सकते या जटिल जीवों में देखने को नहीं मिलती। आप सोचें कि किसी भी जीव के पार्ट या टुकड़े कर दें और उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यह ऐसे ही एकल जीवों में होता है जिनमें एक लिंग पाया जाता है और कुछ विशेष प्रकार के जीव होते हैं। इनमें यदि इनका टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाए तो हर टुकड़े से नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अलैंगिक जनन के अंतर्गत अब देखेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी होते हैं जो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग कर पुनर्जनन अर्थात जो कोशिकाएं पुनः से जन्म ले सकती हैं या जिन कोशिकाओं का पुनः से विकास हो सकता है, उन कोशिकाओं का उपयोग करके यह मुकुलन जैसी क्रिया के माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यहाँ पर आप हाइड्रा का चित्र देख रहे हैं। ये हाइड्रा की निचले पार्ट में एक उभार जैसी आपको संरचना दिख रही है। यह उभार जैसी संरचना में कोशिका विभाजन होगा और इस कोशिका विभाजन से यह नए बड्स के रूप में परिवर्तित होगा और यही बड्स आगे जाकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। यह उभार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करेगा और जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। और जब यह पूर्ण रूप से विकसित होगा तो यह जनक हाइड्रा से या जन्म देने वाले हाइड्रा से अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। यह आप मुकुलन की क्रियाविधि ईस्ट में भी देख सकते हैं। यह ईस्ट में भी होता है। आपने मुकुलन समझा किस प्रकार से इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और नए बड्स का निर्माण होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा यह बड्स जब विकसित हो जाते हैं तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। यह पहला है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रोटोजोआ तथा जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसमें पहला है द्विखंडन। इस प्रक्रम में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। जैसे अमीबा है, यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक जनक अमीबा दो बराबर भागों में बंट जाता है और दोनों भागों से, दोनों पार्ट से नए अमीबा का जन्म होता है। बहुखंडन अलैंगिक जनन के अंतर्गत अगला जनन है बहुखंडन। इस प्रक्रम में जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे द्विखंडन में क्या होता है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर होता है, या द्विखंडन और बहुखंडन को परिभाषित कीजिए। तो द्विखंडन से आपको समझ में आ रहा होगा द्वि अर्थात दो। तो किसी भी जीव या जो जीव अपनी कोशिकाओं में विभाजन करके दो बराबर या दो नए जीवों की उत्पत्ति कर लेता है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन क्या होता है, इस प्रक्रम में जीव बहुत सारी कोशिकाओं में बंट जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। इसमें छोटे छोटे डाटर न्यूक्लियाई या डाटर केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रिकाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे यह विकसित होकर जितनी भी इसके अंदर केंद्रिकाएं होती हैं उन सभी केंद्रिकाओं से नए प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। अर्थात एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो सकता है। इन्हें हम बहुखंडन के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे जीवों को बहुखंडन के अंतर्गत रखा जाता है और इस प्रक्रिया को बहुखंडन प्रजनन या बहुखंडन जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है,
ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन, ऐसे बहुत से जीव हैं या ऐसे बहुत से पौधे हैं जो उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। किनके द्वारा? जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। ऐसे पौधे जिनमें दो लिंग के पौधे उपस्थित नहीं होते या सिर्फ एक लिंग के पौधे होते हैं, वह इस प्रक्रिया का प्रयोग अधिक करते हैं, कायिक प्रवर्धन अधिक करते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जैसे इनकी विधियां होती हैं, नए पौधों को उत्पन्न करने की विधियां होती हैं। उन विधियों में पर्तन, कलम का प्रयोग करना, जैसे गुलाब की आप कलम बनाकर जमीन पर गाड़ देते हैं तो नए गुलाब का जन्म होता है। रोपण के द्वारा कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कर कृषि में भी किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कृषि में गन्ने के टुकड़ों को काटकर उनको जमीन में रोपित किया जाता है, जिससे नए गन्नों का निर्माण या नए गन्नों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसी संरचनाएं होती हैं। अंगूर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल जल्दी लगते हैं। जिन पौधों का निर्माण कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है या जिन पौधों का निर्माण उनके कायिक प्रवर्धन अर्थात जड़, तना और पत्तियों के द्वारा किया जाता है, रोपण विधि के द्वारा किया जाता है, कलम के द्वारा किया जाता है, पर्तन के द्वारा किया जाता है, उन पौधों का विकास या उन पौधों में फूल, पुष्प और फल जल्दी लगते हैं। किनकी अपेक्षा? जिनका बीजों के, ऐसे पौधे जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति बीजों के माध्यम से हुई है, उनकी अपेक्षा इन पौधों में फूल जल्दी लगते हैं, और जिनका विकास बीज के द्वारा हुआ है, उन पौधों में फूल और फल देरी से लगते हैं। तो यह कृषि के लिए अति उपयोगी क्रियाविधि है या अति उपयोगी जनन है। और इनके विकास में, इनके डेवलप होने में समय भी कम लगता है। इस पद्धति का प्रयोग केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है। यह पद्धति संतरा, गुलाब व चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए जरूरी है जो बीज निर्माण की क्षमता खो चुके हैं, जो बीज निर्माण की क्षमता खो चुके हैं। संतरा, गुलाब, चमेली, यह इनके निर्माण के लिए अति उपयोगी पद्धति है, जिसके द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है और इनमें फूल तथा फल भी जल्दी लगते हैं तथा यह विकसित भी बहुत जल्दी होते हैं उन पौधों की अपेक्षा जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति बीजों के माध्यम से हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जिन या जो जीव, ये जो पौधे बीज निर्माण की क्षमता खो चुके हैं या जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, उन पौधों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए या उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कायिक प्रवर्धन अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नए जीवों का अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। कायिक प्रवर्धन का एक और लाभ है, कायिक प्रवर्धन का एक और लाभ है कि यह अपने
आनुवांशिक गुणों के आधार पर पूर्वजों के समान होते हैं। यह जीव या कायिक प्रवर्धन के माध्यम से उत्पन्न पादप आनुवांशिक गुणों के आधार पर या आनुवांशिक रूप से पूर्वजों के समान ही होते हैं। जिस प्रकार के पूर्वज होते हैं उसी प्रकार के यह जीव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत और देख लीजिए, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जन्म, जैसे अभी कायिक प्रवर्धन में आपने देखा कि जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपने जड़ों के माध्यम से देखा, जड़ों के माध्यम से जैसे यदि आप शकरकंद की जड़ें लगा देते हैं तो भी नई शकरकंद का जन्म हो जाता है। तने के माध्यम से जैसे आप गुलाब की कलम लगा देते हैं तो भी नए गुलाब की उत्पत्ति होती है। गन्ने के तने को यदि आप काट कर जमीन पर रोप देते हैं तो नए गन्ने का जन्म होता है। अब पत्तियों के माध्यम से जनन कैसे होता है? तो ब्रायोफिलम की पत्तियां या पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। ब्रायोफिलम की पत्तियों पर, जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती है, इसके यहाँ पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और यह कलिकाएं विकसित होकर टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं तो नए ब्रायोफिलम के पौधे का जन्म हो जाता है या नया पौधे का निर्माण हो जाता है। आपने देखा कायिक प्रवर्धन क्या होता है और यह किस प्रकार से जनन में सहायता करता है या प्रजनन में उपयोगी है। अब आगे देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प, फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब तथा चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज द्वारा बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनन के समान होते हैं। आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। अब आगे आता है कि कायिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से किन किन विधियों के माध्यम से हम नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्राकृतिक विधियां कौन सी हैं? जैसे जड़ के द्वारा डहेलिया और शकरकंदी का जन्म होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। डहेलिया और शकरकंद ऐसे पादप हैं जिनका निर्माण जड़ के द्वारा होता है। तने के द्वारा आलू, अदरक और गन्ने का निर्माण होता है या गन्ने की उत्पत्ति होती है। पत्तियों के द्वारा ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं जो होती हैं, जो अभी आपने समझा था, वो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। कृत्रिम विधियों के द्वारा रोपण, कर्तन और लेयरिंग विधियों के द्वारा हम नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे रोपण विधि के द्वारा आम का निर्माण किया जाता है और कर्तन विधि के द्वारा चमेली और लेयरिंग विधि के द्वारा भी चमेली के पौधों की उत्पत्ति की जाती है। कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं? जो पौधे, जैसे कि अभी हमने आपको पहले समझाया था कि जो पौधे बीज नहीं उत्पन्न कर सकते, उन्हें कायिक प्रवर्धन के माध्यम से उनकी निरंतरता बनाई रखी जा सकती है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान भी होते हैं और जो बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा समानता नहीं होती। बीज रहित फल उगाने में भी मदद मिलती है। जैसे फलों में बीज पाए जाते हैं, तो यदि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से वो उन फलों को या उन पौधों को उगाया जाए तो उनसे जो फल का निर्माण होगा उनमें बीज नहीं होंगे। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। कायिक संवर्धन के लाभ में यह पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका भी है और इनसे बीज रहित पौधे उगाए जा सकते हैं जिनमें बीज नहीं होंगे। अब आता है बीजाणु समासंग। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। जैसे कि आप यहाँ पर
इस चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये राइजोपस का डायग्राम है, राइजोपस का डायग्राम है। ये राइजोपस के शीर्ष भाग पर, राइजोपस के शीर्ष भाग पर जो ये आप गोल रंग की संरचनाएं देख रहे हैं, इसे बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और इन्हीं संरचनाओं के अंदर छोटे छोटे गोल आकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो बीजाणुधानी के ऊपर मोटी परत है, यह इन बीजाणुओं की रक्षा करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस समय इनका प्रजनन का समय नहीं होता, उस समय पर इनके ऊपर जो मोटी भित्ति पाई जाती है या मोटी लेयर पाई जाती है, तो यह बीजाणुओं की रक्षा करती है। और जब अनुकूल समय आता है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, या जब नम वातावरण इन्हें प्राप्त होता है, तो उस समय यह बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। उस समय यह बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और नए राइजोपस का निर्माण होता है। उसके पहले एक चीज आप और समझ लीजिए, ऊतक संवर्धन क्या होता है। ऊतक संवर्धन इसी के अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत ऊतक संवर्धन क्या होता है। इस तकनीक में पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, इसका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है। इसके शीर्ष भाग से कुछ पार्ट को काट लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, जिससे उस कटे हुए पार्ट को कृत्रिम पोषण माध्यम में रखा जाएगा, कृत्रिम पोषण प्रदान किया जाएगा, या बाहरी वातावरण में उसके विकसित होने वाली अनुकूल परिस्थितियों पर इस कटे हुए भाग को रखा जाएगा। अर्थात जिन पोषक तत्वों की उसे आवश्यकता है, जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है उसे, जिन परिस्थितियों में वह विकास कर सके, उन परिस्थितियों पर उसके कटे हुए भाग को रखा जाएगा, जिससे जो इसकी कोशिकाएं हैं, जैसे इतना पार्ट इसका काटा गया और इसे अनुकूल परिस्थितियों में रखा गया, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं यह विकसित होकर यह उस परिस्थिति में विकास करने लगेगी या विभाजन करने लगेगी और नई कोशिकाओं का छोटा सा समूह बना लेंगी, जिन्हें हम कैलस कहते हैं। यह नई कोशिकाओं का समूह बना लेंगी, जिसे कैलस कहा जाता है, और जब यह कैलस का निर्माण हो जाएगा तो इस कैलस को इस वातावरण से उठाकर नए वातावरण में रखा जाएगा या नई परिस्थितियों में रखा जाएगा। यह कैलस वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक नए माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां पर वृद्धि और विभेदन वाले हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था या पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है जीव के शरीर की वृद्धि करना या विकास करना। तो इस हार्मोन युक्त वातावरण में इस कैलस को रखा जाएगा और जब यह कोशिकाओं के माध्यम से विकसित हो जाएगा तो इस कैलस को जमीन पर रोप देते हैं, जमीन पर इसको दबा देते हैं। जिस प्रकार से कायिक प्रवर्धन में उन टुकड़ों को जमीन में रोपते हैं और नए पौधों का निर्माण हो जाता है, जिससे जमीन पर रोपने पर इससे नए पौधे का विकास हो जाएगा, यह नए पौधे में परिवर्तित हो जाएगा। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके द्वारा
कई एकल पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के निर्माण के लिए किया जाता है। आपने समझा जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन के अंतर्गत आपने समझा किस प्रकार से विखंडन के द्वारा, खंडन के द्वारा और मुकुलन के द्वारा, ऊतक संवर्धन के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों का, नए जीवों का निर्माण होता है। आपको यह समझ में जरूर आया होगा। अब अगले वीडियो में देखेंगे लैंगिक जनन क्या होता है और मानव में जनन किस प्रकार से होता है। आज के इस वीडियो का सवाल, आज का सवाल है रोपण विधि के द्वारा किन पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है, या रोपण विधि के द्वारा किन पौधों का विकास किया जा सकता है। तो आप जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।